नमस्कारम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री सार पर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लास्ट क्लास को प्रैक्टिस ज़रूर करें। लास्ट क्लास था हमारा एरीज़ और मार्स और उसको प्रैक्टिस करें, उसको 10 चार्ट्स में मिनिमम अप्लाई करें और देखें कि प्रेडिक्शंस किस तरह निकल रहे हैं। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है टॉरस और वीनस। हाउस नंबर 2, साइन नंबर 2 और स्टोरी है वीनस की। जो शुक्र है, वो भगवान विष्णु का अवतार है, परशुराम जी के अवतार में। जो राम के अवतार ही है, बस एक फरसा एक्स्ट्रा है उनके पास। फरसा मतलब कुल्हाड़ी, वो काटने के लिए जो होता है। अग्रेसिव है और इतने अग्रेसिव है कि उनके सामने किसी की नहीं चलती। जब भी परशुराम जी की कहानी आती है, तो वो लड़ाई के लिए ही आती है। और परशुराम जी पुत्र है जमादग्नि ऋषि के। परशुराम जी की दादी ने ऐसा काम करा था कि उनका एक रिलेशनशिप था क्षत्रिय राजा से। तो उनके वजह से परशुराम जी में क्षत्रियों के सारे गुण हैं। भले ही वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर जो गुस्सा है वो क्षत्रियों वाला है। अब स्टोरी में क्या होता है कि जो ऋषि जमादग्नि ऋषि थे, उनके आश्रम में बहुत सारी गायें थी, काउज थी, ठीक है। उनके आश्रम में एक राजा आया, कर्त्यवीर। उसने देखा कि यहाँ पे इतने अच्छे गाय है, जो भी मांगो वो दे देती है। तो पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया जमादग्नि ऋषि को कि ये गाय उन्हें दे दिया जाए, यानी राजा को दे दिया जाए। अब ऋषि ने डिनाई किया, नहीं माने। तो जब ऋषि नहीं माने तो उन्होंने जबरदस्ती वो गाय लेने की कोशिश की और गाय ले गए। जब परशुराम जी को पता चला तो उन्होंने लड़ाई की। उन्होंने कर्त्यवीर और उसकी पूरी सेना को मार दिया। जब ये बात जमादग्नि ऋषि को पता चली तो उन्होंने राजा का को मारने को पाप बोला, क्योंकि राजा का काम होता है सिक्योरिटी मेंटेन करना और राज्य की देखभाल करना। अब ऋषि तो राज्य करेगा नहीं, क्योंकि ऋषि साधु है और साधु का नाम काम राज्य करना नहीं है। अब जमादग्नि ऋषि ने कहा कि क्योंकि परशुराम जी ने ये पाप किया, तो परशुराम जी को कहा कि आप पृथ्वी का चक्कर लगाइए और इस राज्य के लिए एक नया राजा चुनिए। और साथ ही साथ जब आप पृथ्वी का चक्कर लगा रहे होंगे, हर नदी में डुबकी मारिए। इससे क्या होगा कि राजा को मारने का पाप आपके सर से कम होगा। तो परशुराम जी ने ऐसा ही किया और उनका सिर नीचे हुआ। लेकिन ये दिखाता है कि शुक्र मारक भी हो सकता है। शुक्र को 2 राशियाँ दी गई, नंबर 2 और नंबर 7, टॉरस और लिब्रा। आप देखो शुक्र की दोनों राशियों में मारक ग्रह हो सकते हैं। मारक मतलब बीपीएचएस यानी बृहद पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से, ये दोनों राशियों में जो भी ग्रह बैठेंगे, ये आपको मारने के काबिल है। तो जब परशुराम जी 1 साल घूम के आ गए, तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी माता ने देखा कि नदी के पास कुछ गंधर्व खेल रहे थे। अब गंधर्व क्या होते हैं? आधे मनुष्य, आधे देवता होते हैं और दिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जब वो ऐसा देख रहे थे, उनकी माता देख रहे थे कि गंधर्व खेल रहे हैं, उनके मन में आया कि ये गंधर्व काफ़ी सुंदर है। तो जब वो ऐसा सोच रहे थे, तब उनके ऋषि यानी जामगढ़ी ऋषि ने, उनके हस्बैंड ने देखा अपने ध्यान में कि उनकी पत्नी ऐसा सोच रही है और वो किसी और पुरुष के बारे में सोच रही है, मतलब पर पुरुष के बारे में सोच रही है। तो इस पे उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो जब परशुराम जी की माता घर वापस आई, तो ऋषि ने अपने सारे पुत्रों को बुलाया, परशुराम जी के अलावा परशुराम जी के भाइयों को बुलाया और कहा कि परशुराम जी की माता को मार डालें।
लेकिन उनके भाइयों ने डिसओबे किया और वो नहीं मारे। फिर ये टास्क परशुराम जी को दिया गया, बुला करके ऑब्वियसली मतलब उस समय वहाँ परशुराम जी नहीं थे, उनको अलग से बुलाया और ये टास्क उन्हें दिया गया। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे परशुराम जी ने ये ऑर्डर फॉलो किया और अपने भाइयों और माता को मार डाला। क्योंकि ऋषि गुस्सा थे भाइयों पर भी, इसलिए उन्होंने भाइयों को भी मारने का ऑर्डर दिया। परशुराम जी का ये डिवोशन देखकर ऋषि खुश हुए और उन्होंने परशुराम जी को वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने मांगा कि उनकी मदर और उनके भाइयों को वापस जिंदा कर दिया जाए और ऋषि ने खुश होकर ऐसा ही किया। साथ ही साथ ऋषि ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या यानी संजीवनी विद्या सिखाई। तो शुक्र संजीवनी विद्या का कारक है, किसी को मार के वापस जिंदा कर देने में सहायक है। साथ ही साथ डिवोशन भी शुक्र से आता है। आप देखो सेकंड और सेवेंथ हाउस दोनों फैमिली और शादी के लिए को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों के लिए डिवोशन चाहिए। तो शुक्र डिवोशन का कारक है। अब एक दिन क्या हुआ कि कर्तव्यवीर के बच्चे जब बड़े हो गए तो वो रिवेंज लेने के लिए आए परशुराम जी के घर और परशुराम जी वहां थे नहीं, लेकिन उन्होंने परशुराम जी के फादर को मार दिया, यानी जो ऋषि थे उन्हें मार दिया। तो ये बात जब परशुराम जी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने यह सोचा कि वह सृष्टि में घूमेंगे और फाइट बैक करेंगे। तो उन्होंने अपना फरसा निकाला और 21 बार पूरी धरती का चक्कर लगाया। उन्होंने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का सफाया कर दिया। शुक्र जो है, वो आपका प्राइड एंड ऑनर है। शुक्र जहाँ भी होता है, वहाँ आपका प्राइड और ऑनर दिखता है। जहाँ भी वीनस बैठा है, वापस आप अपना प्राइड शो करना चाहते हो उस जगह पर। वहीं पे अगर शुक्र अच्छा ना हो, तो व्यक्ति को अपने प्राइड एंड ऑनर का बोझ नहीं होता। और एक बात देखिए कि शुक्र कौन है? शुक्र दैत्यों के गुरु है और इक्वालिटी चाहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर अब आप देवताओं के पास पैदा हुए हैं, तो आपको स्वर्ग मिलेगा और राक्षसों के कुल में पैदा हुए हैं, तो आपको स्वर्ग ही नहीं मिलेगा। वो चाहते हैं इक्वालिटी हो। वो चाहते हैं कि अगर राक्षस भी मेहनत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो शुक्र वैसे में रिजल्ट्स देते हैं। अब मान लीजिए राजा बलि के गुरु शुक्र है, मतलब थे ही। अब जो फाइनल हवन चल रहा था, तो उन्होंने राजा बलि को कहा कि तू बस मेरे लिए डिवोटेड रह। तुझे स्वर्ग का अधिपति मैं दिलवाऊंगा। लेकिन राजा बलि ने एंड टाइम पर ईश्वर की बात मान ली, यानी वामन अवतार की बात मान ली। वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जुपिटर की बात मान ली और शुक्र से डिवोटेड नहीं रहे। तो अब क्या है, वीनस ना सेल्फ वर्थ का कारण है। उसको पता है कि सबका सेल्फ वर्थ क्या है और जिसका सेल्फ वर्थ नहीं होता, इज्जत नहीं होता, रीजन है कि शुक्र खराब है। ठीक है। और बैक टू द स्टोरी ऑफ राजा बलि, उन्होंने जब उनकी बात नहीं मानी, तो उनको उस चीज की सजा भी मिली क्योंकि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए। बैक टू सेल्फ वर्थ। तो सेकंड हाउस से रिलेटेड चीजें सेल्फ वर्थ से आएगी, इज्जत से आएगी। अब देखिए लोग कहते हैं जबान की कीमत है, तो बड़ा आदमी जो होता है उनकी जबान की कीमत होती है। राजा बलि ने जबान दी थी और कर नहीं पाए, तो उन्हें दंड मिला। लोग कहते हैं जबान की कीमत है, कह दिया तो कर देगा। तो इज्जत ना सेकंड हाउस से आएगा। आपको प्राउड किस भी चीज पे होता है, अपने पैसे पे होता है, संचित धन पे होता है, वो सब सेकंड हाउस से आता है। वाणी से भी होता है। एक फेमस कोट है, तमीज से बोलिए, इज्जत फ्री मिलेगी। आपने कई बसेस के पीछे लिखा हुआ देखा होगा। तो ये सब सेकंड हाउस से आता है। और एक जरूरी बात, फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस कनेक्टेड है।
जितने भी 5th हाउस के प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन 2nd हाउस से आता है। जैसा कि पैसा नहीं मिल रहा, तो 40 दिन सात्विक खाना या फल खाने की कोशिश कीजिए। तो पैसे में वृद्धि होती है। अब 2nd हाउस सुधारना चालू करिए, 5th हाउस अपने आप सुधरना चालू हो जाएगा। अब वीनस जो है वो फाइट बैक तभी करेगा जब उसके प्राइड को हर्ट कर देंगे। वीनस पानी को रूल करता है और पानी देखो हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। पानी ही लाइफ को सस्टेन करता है। लाइफ का सस्टेनेंस पानी के साथ ही पॉसिबल है। और एक बात नोटिस करने की ये है कि वीनस तभी मारता है जब किसी और को बचाना होता है, जब किसी और को ग्रोथ देनी होती है। अ, जैसे परशुराम जी ने क्षत्रियों को तभी मारा जब उनके फादर पे या ऋषियों पे संकट आया या फिर क्षत्रियों की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ, इत्यादि इत्यादि। शुक्र डीएनए को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि शुक्र आपकी लिनिएज दिखाता है। जब भी आपकी डीएनए से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, आपके वंश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ शुक्र से आएगा। अब और एक बात, शुक्र जो है वो धर्म कर्म का ज्ञाता है। जुपिटर कहता है कि भगवान का नाम लो, तपस्या करो, ठीक हो जाएगा। शुक्र बोलता है ऐसा नहीं है। तंत्र मंत्र यंत्र किसी से भी तरीके से तुमको जिताना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, शुक्र का एक प्रीरिक्विजिट है डिवोशन। अब कहानी में क्या होता है कि जुपिटर यानी बृहस्पति ने अपने बेटे कच्छ को शुक्र के पास भेजा कर्म कांड का ज्ञान लेने के लिए। कहा ज्ञान लेके आओ। तो जितने लोग को काम कर्म कांड आता है या फिर धर्म की टेक्निकलिटीज पता है, धर्म के बारे में पता है डिटेल में, उनका शुक्र अच्छा होता है। अब शुक्र कच्छ को देख के चौंक गए कि ये जानते हुए भी कि कच्छ के फादर बृहस्पति शुक्र के सबसे बड़े राइवल है। ये जानते हुए भी कच्छ वीनस यानी शुक्र से ज्ञान लेना चाहता है और उनके दरवाजे पर खड़े होकर कह रहा है कि ज्ञान की दीक्षा दे दो। तो क्योंकि कच्छ डिवोटेड था, इसलिए शुक्र ने उसको एज़ अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया और उसको ज्ञान देना चालू किया। अब इसी में क्या होता है कि कच्छ की एक बेटी थी देवयानी। देवयानी का मतलब होता है द वे टू द गॉड्स। देवयानी, ठीक है? तो कच्छ की एक बेटी थी देवयानी। उन्होंने शुक्र के बेट कच्छ की बेटी बोल रहा हूँ, शुक्र की बेटी थी देवयानी। उन्होंने कच्छ को देख के शादी का मन बना लिया क्योंकि कच्छ काफ़ी सुंदर थे, देवताओं के गुरु के बेटे थे और उनमें जुपिटर के सारे गुण थे, ठीक है? और इसी में राक्षसों को पता चला कि कच्छ यानी जुपिटर का बेटा शुक्र से ज्ञान लेने आया है। तो इस डर से कि शुक्र उन्हें कुछ ऐसा ना सिखा दे जो दानवों पर भारी पड़ जाए, वो कच्छ को बार-बार मार देते थे और बार-बार शुक्र उसे अपनी बेटी के प्यार की वजह से मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। अब एक बार क्या हुआ कि राक्षसों ने क्या किया कि कच्छ को मार के शुक्र को ही खिला दिया। शुक्र को पता चला कि कच्छ उसके पेट में है। जैसे ही शुक्र को पता चला कि कच्छ उसके पेट में है, उन्होंने उसे अपने पेट में मृत संजीवनी विद्या सिखाई। अपने पेट को काटा, वहाँ से कच्छ को निकाला, उसे जिंदा किया, जीवित किया और उसके बाद कच्छ ने इन टर्न शुक्र को वापस जीवित किया। जब कच्छ को संजीवनी विद्या आ गई तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, मेरा तो काम हो गया। श्री कच्छ यही सीखने आया था। अब मैं चलता हूँ, ऐसा कह के कच्छ जाने लगे। लेकिन जब कच्छ जाने लगे तो देवयानी ने बोला कि आप नहीं जा सकते, मुझे आपसे शादी करनी है।
लेकिन कच्छ ने कहा कि मैं ज्ञान का पुजारी हूँ, मुझसे ये सब रिलेशनशिप वगैरह नहीं होगा। तो बेसिकली बहुत कुछ हुआ लेकिन अंत में कच्छ ने देवयानी को श्राप दिया कि तेरी शादी नहीं चलेगी। अच्छा, बहुत कुछ हुआ में क्या हुआ था कि पहले देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया था कि मतलब आपकी विद्या आपके काम नहीं आएगी, आप अपनी विद्या भूल जाओगे वगैरह-वगैरह, ऐसी चीज़ें हुई थी। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो और बॉडी के लिए कहा था, ठीक है? क्योंकि वो शादी करना चाहती थी और वो नहीं कर रहे थे, इस वजह से कहा था। तो इस बात पे गुस्सा होके कच्छ ने देवयानी को श्राप दिया कि तेरी शादी नहीं चलेगी और तेरी शादी मुझसे नीचे कुल में होगी। कच्छ ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण से नीचे कुल में होगी। तो अब इससे शुक्रवंशी की पेंडिंग कर्मा टेक्निक आती है। अब शुक्रवंशी क्या होता है? शुक्रवंशी यानी शुक्र लगन में बैठा हो, लगन डिग्री से क्लोज हो या फिर शुक्र सैटर्न के साथ कंजंक्शन में बैठा हो 2-3 डिग्री के अंतर में। कुछ किताबें 2 डिग्री कहती हैं, कुछ किताबें 3 डिग्री कहती है। या फिर सैटर्न के साथ नक्षत्र एक्सचेंज में बैठा हो या म्यूचुअल एस्पेक्ट दे रहे हो या फिर एक-दूसरे की राशि में हो अम, या फिर ट्राइन में हो। ट्राइन मतलब होता है एक-दूसरे से फिफ्थ होना, ठीक है? तो अगर ऐसा हो, तो आप शुक्रवंशी हैं। अब इसका इंडिकेशन ये है मतलब शुक्रवंशी होने का इंडिकेशन ये है कि आपके फैमिली में बुढ़ापे में कुछ ना कुछ टाँगों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है? मतलब जो लोग बुढ़ापे में हैं, जो एल्डेस्ट है, ठीक है? जो सबसे बड़े हैं, उनके तो टाँगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, या तो टाँग टूटी होगी या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ ना कुछ। और ये सिर्फ़ फैमिली के सबसे सीनियर मेंबर्स को होता है। यही शुक्रवंशियों का पेंडिंग कर्मा है। अच्छा और एक बात ये फादर और मदर दोनों को होता है। और एक चीज़ कि घर में किसी न किसी एक बच्चे की शादी खराब हो जाती है। जैसे देवयानी की शादी खराब हुई और क्षत्रियों के साथ शादी होने के बाद भी 6 महीने में डिवोर्स हो गया। अब इसकी रेमेडी पर आते हैं। साथ-साथ रेमेडी भी बता रहा हूँ। शुक्र ने अपनी बेटी की शादी पर बृहस्पति को बुलाया और कहा कि देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन कुछ गड़बड़ हुई नहीं। बृहस्पति ने बोला शुक्र को कि आपकी प्रेडिक्शन तो गलत हो गई। तो शुक्र ने कहा कि मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई क्योंकि आप मेरी बेटी को देख रहे थे, तो उनकी शादी सही चली। चार्ट में जब भी वीनस को बृहस्पति देखेगा, ठीक है, तो शादी सही चलेगी, यही इसका रेमेडी है। इससे और एक नाड़ी की टेक्निक भी निकल के आती है कि सैटर्न वीनस मान लो कंजंक्ट हो या कुछ भी, ठीक है, और उनको जुपिटर छू के चला जाए, तो ऐसे समय पर उस आदमी के जीवन में राइज़ आता है। ये नाड़ी का रूल है। अब आते हैं टॉरस पर। टॉरस हमारा रिसोर्सेस है। तो हमने फर्स्ट क्लास में एरीज़ में देखा था कि एरीज़ का मालिक मार्स होता है, जो कि एक आर्मी कमांडर है, ठीक है? तो हमने अपना पैरामीटर, ठीक है, पेरीमीटर प्रोटेक्ट कर लिया है। हमने अपना पेरीमीटर प्रोटेक्ट कर लिया है और ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। और अब हम यहाँ पे रिसोर्सेज़ की बात करेंगे, कम्फर्ट की बात करेंगे। टॉरस और शुक्र रिसोर्सेज़ के कारक है, कम्फर्ट के कारक है। जहाँ पर भी टॉरस बैठता है, वहाँ पे व्यक्ति अपना पैसा छुपा के रखता है। जैसे जेमिनी असेंडेंट। अम, जेमिनी असेंडेंट के 12th हाउस में टॉरस पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने बेड में पैसा छुपा के रखता है या फिर फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट होते हैं इनके। टॉरस हमारे बोलने का तरीका भी है।
फॉर एग्जाम्पल मून टॉरस में हो तो ऐसा इंसान बड़ा प्यार से बात करता है, लड़ते वक्त गुस्से में भी प्यार से कहता है। वही मार्स टॉरस में बैठ जाए तो बहुत रफ बोलता है ऐसा इंसान, लड़ाई के लिए तैयार रहता है। सन टॉरस में बैठ जाए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड होता है, अथॉरिटी के साथ कहता है। जुपिटर बैठ जाए टॉरस में तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान की बातें करता है। मर्क्यूरी बैठ जाए वहीं पे तो ऐसा इंसान चैटर बॉक्स होता है। टॉरस में या सेकंड हाउस में बैठ जाए तो दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके देखना है। हम्म अब आते हैं हमारे और एक टॉपिक में। सन, मून, मार्स और राहु ये भगवान के पूर्ण ग्रह है, पूर्ण अवतार कहा जाता है इन्हें। बाकी जो अवतार है वो पूर्ण नहीं है। जैसे कि परशुराम का अवतार है, वो एक उनमें विष्णु भगवान का एक अंश है, वो डायरेक्ट अवतार नहीं है। सन, मून, मार्स और राहु ये इंपॉर्टेंट है देखना चार्ट में कि किस तरीके से बैठे हुए हैं। ये क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी लाइफ में कितनी ग्रोथ होगी। मानिए कि सन, मून, मार्स और राहु एक्सॉल्ट होके बैठे हैं किसी के चार्ट में, तो ऐसा व्यक्ति को नेचुरली रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे और ज्यादा मिलेंगे, बजाय कि शुक्र एक्सॉल्ट होके बैठ जाए। शुक्र को शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन वहीं पे सन, मून, मार्स या राहु एक्सॉल्ट होके बैठ जाए तो इन्हें काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये पूर्ण अवतार है भगवान का। इन्हें पूर्ण परमात्मा ग्रह भी कहा जाता है कुछ शास्त्रों में। ठीक है। नाउ बैक टू वीनस। वीनस रिफाइंड चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर वीर्य है, इम्यून सिस्टम है, ये वीनस है या फिर वीनस गवर्नड है। इसलिए लाल किताब कहती है कि अगर किसी का वीनस खराब हो, ऐसे इंसान को मैस्टरबेशन छोड़ देनी चाहिए और सेक्स भी एक लिमिट में करनी चाहिए। अब वीनस के कई सारे नाम हैं। उनका एक नाम है काम, यानी लस्ट। उषना भी उनका एक नाम है। बीज नदी भी उनका नाम है। बीज नदी का नाम है स्टोर ऑफ द सीज। ठीक है। यानी जितने भी चीजें, जितनी भी बीज है, वो वीनस रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली वीनस आने वाली जनरेशन के लिए जरूरी है, और जिनका भी वीनस कमजोर हो जाता है, उनका स्पर्म काउंट लो हो जाता है। अब वीनस का और एक नाम है काव्या। काव्या मतलब कवि, जो कविता की रचना करते हैं। अब देखो कवियों के साथ क्या होता है कि कोई बात ना भी हो तब भी वो कुछ बात बना देते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई बात में डेप्थ ना भी हो तो भी वो उस बात में डेप्थ ढूंढ लेते हैं। ऐसा ही होता है अच्छे शुक्र के साथ। किसी का शुक्र बहुत अच्छा होके बैठा हो तो उसे कोई चीज फिलोसॉफिकल ना भी हो तो भी उसमें फिलॉसफी दिखने लगती है, तो भी उसमें डेप्थ दिखने लगता है। इसीलिए शुक्र प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, या शुक्र से प्रभाव के अंदर जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो काफी प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। वहीं राहु बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स तो तांत्रिक होते हैं। जुपिटर बेस्ड एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं भगवान का नाम लो, तपस्या करो, भगवान की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब यही बात शुक्र पे आती है, वो किसी भी तरीके से आपको जिताता है। लेकिन एक बात याद रखना कि के एन राव साहब ने एक आर्टिकल लिखा था। उसमें वो बताते हैं कि शुक्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, उनकी लाइफ लंबी नहीं होती, वो जल्दी मर जाते हैं। अगर आप शुक्र की टेक्निक यूज करते हैं तो वहां पर गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो परशुराम जी के अवतार हैं। परशुराम जी शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि काफी स्ट्रिक्ट है। गलती इन द सेंस किसी को भी धोखा देना या झूठ बोलना या गलती करना, कोई भी तरह की गलती, तो उसका रिजल्ट मिलेगा।
शुक्र या भृगु की एस्ट्रोलॉजी में गलतियाँ मत करना। बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी करना तो अपने दिल और दिमाग को लगा के करना, झूठ मत बोलना। अब आते हैं और एक स्टोरी पे। तो एक दिन क्या हुआ कि भृगु ऋषि को आया बहुत गुस्सा कि सारा धर्म कर्म हम करें, दुनिया को सब कुछ हम बताएँ और खाने को पैसे नहीं है। तो उन्होंने वो गुस्से में गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु की छाती पे लात मार दी। तो भगवान विष्णु ने तो कहा कि मेरा सीना काफ़ी सख्त है, मैं काफ़ी सख्त हृदय का हूँ। कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? तो बेसिकली भगवान विष्णु ने तो माफ़ कर दिया। लेकिन वहीं पे माता लक्ष्मी ने माफ़ नहीं किया। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो अपने हस्बैंड का अपमान नहीं सहूँगी और मैं आपके घर नहीं आऊँगी। तो उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि आप भृगु संहिता की रचना कीजिए और इसके ज्ञान लेने के लिए, इसका प्रेडिक्शंस लेने के लिए लोग आपके पास आएँगे और आपको पैसे देंगे। तो इसी वजह से भृगुवंशियों की पैर में जो भृगुवंशी का कॉम्बिनेशन बताया था, शुक्रवंशियों की पैर में दिक्कत होती है। क्योंकि भगवान विष्णु का अपमान किया था, भगवान विष्णु को लात मारी थी। अच्छा वैसे पैर टूटने का रेमेडी है कि 2 आँवला ट्री प्लांट करनी चाहिए, क्योंकि 2 पैर है, तो 2 आँवला ट्री प्लांट करनी चाहिए या फिर सुबह-शाम भृगु संहिता की पूजा करनी चाहिए, तो शुक्र का दोष कम होता है। और एक बात, वीनस अच्छा है, तो डिसीज़न अच्छा होगा, नहीं है तो डिसीज़न खराब होगा। शुक्र क्योंकि सेकंड हाउस को रूल करता है, तो वो खाने का टेस्ट भी है। तो जिनका शुक्र खराब है, वो खाने में हमेशा कमियाँ निकालेंगे और जिनका शुक्र अच्छा है, वो उबली हुई दाल भी काफ़ी तारीफ़ करके खाते हैं। अब आप खाने को लेके कंप्लेनिंग एटीट्यूड बंद कर दीजिए, तो आपका शुक्र अपने आप अच्छा होने लगेगा। अब शुक्र पर्सनल ग्रूमिंग का भी कारक है। अब कोई शुक्र वाला होता है ना, तो उसे दूर से देख के पता चलता है कि हाँ, ये शुक्र वाला है। अब देखना कि जिसका वीनस एक्सॉल्टेड हो या प्रोमिनेंट हो, ऐसे व्यक्तियों की आँखें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। वीनस काफ़ी प्रोमिनेंट आईज़ देता है। तो इससे और एक सूत्र निकल के आता कि वीनस अगर अच्छा करना हो, तो अपने पर्सनल ग्रूमिंग का खर्चा डबल ट्रिपल कर दो। एकदम मतलब अनाप-शनाप। 4-5 हज़ार रुपए तो बार्बर को दे के ही आने हैं। बार्बर जो 10 चीज़ें पूछते हैं ना कि ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, उन सब में हाँ बोल दो कि हाँ, ये भी कर दो, वो भी कर दो। कम से कम 2-3 घंटे लगा के आने हैं बार्बर के पास। हाँ, अगर यही टॉरस या वीनस 6, 8, 12 में हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है? क्योंकि ये वरना मतलब ये हाउसेस एक्टिवेट हो जाएँगे और इन हाउसेस को एक्टिवेट करके ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। और एक बात, शुक्र को खाना खाना, खाना खिलाना, घर बुलाना, घर दिखाना, ये सब का काफ़ी शौक होता है। अगर शुक्र लगन में हो तो या फिर टॉरस का लग्न हो तो। जिसका शुक्र खराब होता है, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ऐसे लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने जीवन में जो हो रहा है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खुश नहीं रह पाते। शुक्र को आपकी तारीफ से लेना-देना नहीं है। इसलिए शुक्र बृहस्पति की साइन में एक्सॉल्टेड होता है। पाइसेस का रंग काला है और वो मोक्ष का ग्रह है। मोक्ष का साइन है आई मीन।
साधु जब अपने घर से चलता है तो उसे काफ़ी फ़ेथ चाहिए होता है, काफ़ी भरोसा चाहिए होता है कि भगवान उसे मिलेंगे। तो शुक्र फ़ेथ का भी कारक है। बेसिकली शुक्र पाइसेज़ में एक्सॉल्ट होता है इसलिए ये इंडिकेट करता है कि शुक्र फ़ेथ का भी कारक है। अब शुक्र रीजनरेशन का, कम्फर्ट का, ये सब चीज़ों का कारक है। तो जब भी शुक्र की महादशा या अंतर्दशा आएगी, ऐसे में शुक्र आपको आराम देगा। ऐसे में शुक्र आपको टाइम पे खाना, टाइम पे सोना देगा। ज़्यादा फिज़िकल हार्ड वर्क भी नहीं देगा। लेकिन यही मान लीजिए शुक्र गलत घर में बैठ जाए, तो ऐसे में शुक्र आपको फिज़िकल हार्ड वर्क भी दे सकता है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स और प्राइवेट पार्ट्स ऑफ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि वो भी शुक्र के कारक होते हैं। और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है क्योंकि रीजनरेशन नहीं होता ऐसे में। एक और बात ध्यान रखने की है कि हर चीज़ जो कर्ली और स्पाइरल होती है, वह शुक्र को रिप्रेज़ेंट करती है। जैसे डीएनए का पिक्चर आपने देखा होगा, वो कर्ली होता है। कुछ लोगों के बाल कर्ली होते हैं, वो भी अच्छे शुक्र को रिप्रेज़ेंट करता है। जो अपने बाल स्ट्रेट स्ट्रेटेन करवाते हैं, वो अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं, अच्छे शुक्र को खराब कर रहे हैं। शुक्र अगर 9th हाउस में होता है, तो वो 10 गुरु के पास घूमता है और तब तक गुरु नहीं बनाता जब तक कन्फर्म ना हो जाए। 4th में बैठता है, तो यही चीज़ घर के मामले में होता है। ऐसा व्यक्ति गाड़ी लेने जाता है, तो कहता है कि मर्सिडीज़ ही लूँगा। बेसिकली शुक्र वेल बिल्ट, हाइली डिज़ाइन्ड और लंबी चलने वाली प्रोडक्ट्स को रिप्रेज़ेंट करता है। शुक्र की दशा में व्यक्ति साइडवेज़ देखता हुआ चलता है और क्योंकि शुक्र की दशा में व्यक्ति कुछ खोज रहा होता है। व्यक्ति अपॉर्च्युनिटी खोज रहा होता है, संभावनाएँ खोज रहा होता है। अब आते हैं शुक्र के मैनिफेस्टेशन के ऊपर। शुक्र के अवतार में एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है, जो जप की माला होती है और एक हाथ में हथियार है। कुछ बुक्स ऐसा भी कहते हैं कि एक साधु है जिसके एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में खाली कटोरा है। तो ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएँ शुक्र वालों की होती है। टॉरस वालों की साइन के भी होते हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज़ का साइन है। अब और एक चीज़ देखिए कि टॉरस को रिप्रेज़ेंट करता है एक बुल। बुल कैसा है कि एकदम धीरे-धीरे चलता है और प्रेशर जितना लाद दो उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती उसे। तो टॉरस भी ऐसा ही है। टॉरस जहाँ पे भी पड़ता है वहाँ पे आपको रिज़ल्ट्स डिले होके मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे आप प्रेशर भी होल्ड कर पाते हैं। अब टॉरस से 9th आ गया सैटर्न की राशि, इसलिए भाग्य में डिलेज़ होती है, उस हाउस के से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के भाग्य में। और एक बात, टॉरस वालों से ज़्यादा मेहनत नहीं होती, लेकिन हाथ में माला ज़रूर होती है और सोने की माला होती है। ये धर्म कर्म करते हैं, लेकिन उस धर्म कर्म के बारे में 10 लोगों को ज़रूर बताते हैं। टॉरस साइन हमारा बात करने का साइन है। तो टॉरस जहाँ पे भी बैठेगा, हम उस जगह में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो एरीज़ असेंडेंट मान लेते हैं एक बार। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही इस बारे में बात करेगा कि हम अपने पैसा किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये पैसा पैसे की बात करेगा, रिसोर्सेज़ की बात करेगा, फैमिली के बारे में बात करेगा। जेमिनी हमेशा अपने खर्चे के बारे में बात करेगा कि यहाँ इतना खर्चा हो गया, वहाँ इतना खर्चा हो गया। जेमिनी के 12th हाउस में टॉरस चला गया, तो हमेशा अपनी लॉसेस के बारे में बात करेगा
कि जितने ट्रेडर्स वगैरह है, जितने जेमिनी वाले हैं, असेंडेंट वाले, वो अपने लॉसेस के बारे में बात करेंगे। मानो उनका 4th लॉर्ड आ गया 12th हाउस में, तो हमेशा बोलेंगे कि गाड़ी लिया था, प्रॉपर्टी लिया था, उसमें इतना नुकसान हो गया, वगैरह, वगैरह। कैंसर असेंडेंट वाले वहीं ओपनली बताएँगे सारी चीज़ें कि कितना प्रॉफ़िट, कितना लॉस हुआ, क्योंकि उनके 11th हाउस में पड़ता है, टॉरस। लियो असेंडेंट वहीं पे बात करेंगे अपने फादर की, अपने फादर के फैमिली की, अपने फादर के कनेक्शंस की। मानो कैंसर असेंडेंट का 10th लॉर्ड टॉरस में बैठ गया, कैंसर की बता रहा हूँ मैं। 10th लॉर्ड टॉरस में बैठ गया यानी मार्स। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने करियर के बारे में बात करेगा। वहीं पर कैंसर असेंडेंट के लिए 2nd हाउस में चला गया लियो, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट के बारे में बात करेगा, गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या हुआ, गवर्नमेंट से इतना फ़ायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, गवर्नमेंट की ये स्कीम्स है वगैरह। तो 2nd हाउस और टॉरस को मिक्स करके निकालना है कॉम्बिनेशन और प्रेडिक्शन निकालना है मिक्स करके, टॉरस और 2nd हाउस को। वहीं वर्गो असेंडेंट पे आ जाए तो ऐसा व्यक्ति रिलीजन के बारे में, अपने फादर के बारे में, हायर नॉलेज के बारे में, लॉ की लीगैलिटी के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने स्पाउस के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। लिब्रा असेंडेंट बात करेंगे अपने इनहेरिटेंस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, पैसे के बारे में, इंश्योरेंस के पैसे के बारे में या फिर गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस करे हैं इसके बारे में। स्कॉर्पियो वाले बात करेंगे अपने वाइफ के फादर के बारे में या सोसाइटी को लेकर के, वाइफ के क्या व्यूज़ है या ऐसा कुछ। सैजि ये स्कॉर्पियो मैं कह रहा था कि स्कॉर्पियो सोसाइटी को भी शो करता है, तो सोसाइटी के बारे में भी बात करेंगे और वाइफ के बारे में भी बात करेंगे, सिर्फ वाइफ का ओपिनियंस के बारे में नहीं, सोसाइटी और वाइफ के बारे में भी बात करेंगे। सैजिटेरियस वाले बात करेंगे कि किसको पैसे देके बढ़ाए जा सकते हैं, अम, ऑफिस से रिलेटेड, स्टैंडर्ड से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में, अ, कि किस तरीके से स्पेकुलेशन से या शेयर मार्केट से पैसे बनाए जाते हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट को शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन का पूरा नॉलेज होता है और बच्चों का कैसे फ़ायदा किया जा सके या ये सब मतलब बच्चों से रिलेटेड बातें करेंगे, ऐसा भी होता है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के साथ। एक्वेरियस असेंडेंट्स प्रॉपर्टी को लेके बात करेंगे, कार को लेके बात करेंगे, अपनी मदर को लेके बात करेंगे। वहीं पे पाइसेस असेंडेंट अपनी ब्रदर से रिलेटेड बात करेंगे, अपने सिबलिंग से रिलेटेड बात करेंगे, अपनी बहादुरी से रिलेटेड बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2nd हाउस में मार्स का राशि आ गया तो बहादुरी हो गई और 3rd हाउस में शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स आ गए। तो वैसे भी शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स किया था तो ये किया था, वो किया था, ऐसी चीज़ें भी ये बात करेंगे पाइसेस असेंडेंट। अब शुक्र ना वाइफ का कारक भी है। तो लाल किताब कहती है कि अगर किसी का शुक्र 10वें घर में हो, तो ऐसे व्यक्ति का घर अलग हो जाता है। मतलब आजकल तो वैसे भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना है। लेकिन इसका लॉजिक मैं समझाता हूँ, लाल किताब ऐसा क्यों कहती है। 10वां घर वाइफ के स हाउस यानी 7th हाउस से 4th पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति की वाइफ से ना मेहनत नहीं होती। अब ये बात मुँह पे नहीं कह सकते क्लाइंट को, लेकिन ऐसे व्यक्ति की वाइफ से मेहनत नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति की वाइफ इसीलिए घर अलग करवाना चाहती है और करवा देती है। और एक बात, लाल किताब कहती है कि शुक्र कच्ची ज़मीन है। तो जिनके घर में कच्ची ज़मीन नहीं होती या प्लांट्स पौधे नहीं होते, क्योंकि पौधों में भी मिट्टी होती है, तो उनका शुक्र ओवर द टाइम खराब होते जाता है।
शुक्र मास्टर बेडरूम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मास्टर बेडरूम जितना साफ रहेगा, शुक्र उतना ही अच्छा रहेगा। शुक्र परफ्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र का एक रेमेडी है कि सुबह-सुबह उठ के प्रेस किए हुए कपड़े पहनो और मतलब अच्छे आयरन्ड कपड़े पहनो और परफ्यूम लगाओ। डिवोशन, लॉयल्टी, प्राउड, ऑनर ये सब कीवर्ड्स है शुक्र के। जिसका शुक्र लगन में हो या टॉरस लगन में हो, ऐसा इंसान अगर किसी से लड़ाई कर लेता है तो ज़िंदगी भर उससे बात नहीं करता, उससे दूर रहता है फिर। बोलता है कि मुझे बात ही नहीं करनी। शुक्र के लिए धर्म का वह मतलब नहीं है जो सबके लिए है। जैसे सात्विक रहना या राजमा खाना, मतलब ये राजमा खाते हैं एक्चुअली। राजमा जैसे नाम से ही पता चलता है राजसिक है। शुक्र के लिए या टॉरस वालों के लिए धर्म का मतलब है आराम से सब तामझाम करके एडवर्टाइज़मेंट करके उसके बाद कर्म करना। शुक्र चाहते हैं कि अगर वो दान भी करें तो उनके नेम के उनका नेम प्लेट लगनी चाहिए वहाँ पे। जैसे अमुक व्यक्ति ने सोफ़ा दान किया या कुछ भी दान किया, बैठने के लिए सीट दान की वगैरह। हुँ, देखिए आज हमने बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया। मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्लीज़ इसे कम से कम 10 चार्ट में अप्लाई कीजिए। कम से कम 10 चार्ट्स में देखिए और समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस तरीके से टेक्निक्स काम कर रही है, क्या-क्या प्रेडिक्शंस निकल रहे हैं। जैसे-जैसे आप ये करेंगे, आपका प्रेडिक्शंस भी रिफाइन होता जाएगा और आप फिर टॉरस और एरीज़ को कंबाइन करके भी प्रेडिक्शन देना चालू कर पाएँगे। अलग-अलग चीज़ें होगी। तो प्लीज़ चार्ट्स पे ज़रूर फ़ोकस करें और अपने खुद के ऑब्ज़र्वेशन ज़रूर निकालें। इसमें एक और बात है कि जिसे भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी करनी है, उसे वेद माता गायत्री का पाठ ज़रूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। गायत्री में और हवन करना चाहिए गायत्री का। तो ऐसे लोगों की वाणी सिद्ध होने लगती है। तो हम क्लास के एंड की तरफ आ गए हैं, लेकिन और एक टेक्निक सिखाता हूँ। शुक्र और बुध का। शुक्र है लव अफेयर्स और बुध है मल्टीप्लिसिटी, ठीक है? तो शुक्र को जब बुध मिल जाए, तो मल्टीपल लव अफेयर्स देता है। अब यही कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में बन जाए, तो फैमिली के साथ या किसी क्लोज़ वन के साथ या फिर किसी पड़ोसी के साथ ये लव अफेयर्स दे सकता है। 9th हाउस में हो जाए तो हायर एजुकेशन के समय या किसी टीचर स्टूडेंट के बीच में ये रिलेशन हो सकता है। 5th हाउस में हो जाए तो एजुकेशन वगैरह पढ़ते वक़्त ये सारी चीज़ें हो सकती है। 10th हाउस में, वर्क प्लेस में वगैरह। 7th हाउस में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मल्टीपल पार्टनर्स रखता है। कई बार 9th हाउस में हो जाए तो पड़ोसी के साथ भी कॉम्बिनेशन देता है अगर 3rd हाउस खाली हो तो। अब मान लीजिए कहीं न कहीं से सैटर्न इन्वॉल्व हो गया, तो अपने से बड़ी औरत के साथ ये रिलेशनशिप देगा। अब इसी कॉम्बिनेशन में मार्स आ जाए, तो ए, उस लेडी का जिसके साथ रिलेशनशिप देगा, एक ना एक बॉडी पार्ट रिमूव्ड होगा। ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उस बॉडी पार्ट में। मर्क्यूरी वीनस लव फेज देता है, मल्टीपल देता है और क्या बोलूँ इसके बारे में और? हाँ, और एक चीज़ इसका मार्स और राहु से कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि मार्स है एनर्जी, लव अफेयर करने के लिए एनर्जी तो चाहिए और
राहु है करेज। तो ये दोनों से कनेक्शन भी होना चाहिए। 5th हाउस में वीनस अगर हो जाए अकेला, तो ऐसा व्यक्ति का वन साइडेड लव होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से मेहनत नहीं होती ना कि जाके प्रपोज़ करे और सारा तामझाम करे, ऐसे व्यक्ति से नहीं होता। अब मान लीजिए वहीं वीनस 3rd हाउस का हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति से लिखाई ज़्यादा नहीं होती। ऐसा व्यक्ति एग्ज़ाम के पेपर में ज़्यादा लिख के नहीं आता, खाली 10 पॉइंट लिख देगा और बोलेगा कि अब टीचर को मार्क्स देना होगा तो दे ही देगा। बेसिकली शुक्र से मेहनत नहीं होती। अच्छा, एक आखिरी बात, अगर आप वीनस की या टॉरस की एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, वाइटैलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो दही और चीनी इसे मिला करके सुबह-सुबह खाएँ। ये वीनस की एनर्जी बढ़ाता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो और जो भी लास्ट तक बने हुए हैं, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय। टाटा।